किलर में आज रशिया के एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी जिसने 42 साल की उम्र में कत्ल करने शुरू किए। इस उम्र में वो बौखला गया था क्योंकि वो नपुंसक था, वो हैवान भी था और खतरनाक भी। वो लाश की आंखें निकाल लेता, उसके अंगों को काटता और नाकाम बलात्कार करने की कोशिश भी करता। आज किलर में ऐसे ही सिरफिरे कातिल की कहानी। सितंबर 1981 से जुलाई 1982 के दरमियान रूस का शहर रोस्टोव। शहर के आसपास के घने जंगलों में पुलिस को 5 लाशें मिलती हैं। पांचों लाशों के साथ एक जैसा बर्ताव। शरीर को बुरी तरह से काटा गया, शरीर पर चाकू के गहरे निशान और आंखें निकाल ली गईं। अक्टूबर 1982 में रूस के रोस्टोव की स्पेशल टास्क फोर्स को एक सीरियल किलर की तलाश थी। चार महीने पहले 17 साल की लैरिसा टेचेन्को की लाश मिलने के बाद ये तलाश और भी तेज हो गई थी। लैरिसा की लाश भी जंगल में मिली थी। All the bodies were found in the woods near the railway tracks in the Oktyabrski and Shakhty districts. कुछ ही दिनों बाद 13 साल की ल्यूबोव बिर्युक की लाश मिली। एक के बाद एक 5 लाशें। लाशों के मिलने के बाद एक बात जाहिर थी कि कातिल कम उम्र के बच्चों और कम उम्र की वेश्याओं का कत्ल कर रहा था। शिकार हुए लोगों में लड़के लड़कियां दोनों शामिल थे। पुलिस को मौकाए वारदात और लाश के पास से कोई सुराग नहीं मिला था। लाशें मिलने के बाद पुलिस फोरेंसिक जांच में जुट गई। शुरुआती जांच में यह साफ हो गया कि कत्ल के बाद बलात्कार भी किया गया है। पुलिस को शक था कि इन सभी हत्याओं के पीछे किसी मानसिक रोगी, पीडोफाइल या सेक्स ऑफेंडर का हाथ है। They had not dealt with anyone of his caliber before. They were reluctant to admit that things like this would occur in a communist state. हत्याएं क्यों हो रही हैं? ये तो समझ आ रहा था, लेकिन हत्यारा कौन है? कहानी यहीं उलझी हुई थी। पुलिस अंधेरे में तहकीकात कर रही थी। पुलिस को लाशें मिल रही थी, लेकिन हत्यारे का कोई सुराग नहीं। हत्यारे तक पहुंचने के लिए पुलिस का पूरा महकमा जुटा हुआ था। बस एक सुराग की जरूरत थी। हत्याओं का सिलसिला हमेशा के लिए थम जाता। 1983 में डिटेक्टिव मेजर मिखाइल फेटिसोव को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। जांच में फोरेंसिक एक्सपर्ट भी शामिल हुए। जो लाशें अब तक मिली थीं, उनके शरीर से कपड़े गायब थे। कत्ल के बाद हैवानियत के निशान साफ तौर पर दिख रहे थे। कातिल ने 1984 तक 23 कत्ल कर दिए थे और पुलिस के सामने बस लाशें थीं। कत्ल का सिलसिला 1981 में शुरू होता है। 1984 तक 23 हत्याएं, सभी मामले अनसुलझे। कातिल का बर्ताव दरिंदगी और हैवानियत भरा, लेकिन कातिल इतना शातिर कि उसने कभी भी कोई सुराग नहीं छोड़ा। इससे कातिल की मानसिकता का मालूम चलता है कि वो योजना बनाने में माहिर था और बेहद चालाक भी। पुलिस को ज्यादातर लाशें बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन के आसपास की झाड़ियों से मिली थीं। पुलिस ने अनुमान लगाया कि कातिल चाहे जो भी था, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है। सीरियल किलर रोस्टोव की सड़कों पर आजाद घूम रहा था।
लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि रूस में पहली बार सिलसिलेवार लाशें मिलने से खलबली मची हुई थी और पुलिस पहली बार इतने बड़े सीरियल किलर को ढूंढ रही थी। 4 साल की खोजबीन के बाद पुलिस ने रोस्टोव शहर के ऑन्ड्रे चिकाटिलो नाम के एक अधेड़ उम्र के शख्स को शक के आधार पर पकड़ा। इस शख्स का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो लड़कियों से बात कर रहा था और उन्हें अपने साथ चलने के लिए गुजारिश कर रहा था। पुलिस ने ऑन्ड्रे को बस स्टैंड से 13 सितंबर 1984 के दिन गिरफ्तार किया। ऑन्ड्रे की तलाशी ली गई तो उसके पास से चाकू और रस्सी मिली। ऑन्ड्रे को जेल में डाल दिया गया और फिर उसके ब्लड सैंपल लिए गए। जांच अधिकारियों ने ऑन्ड्रे के ब्लड को रोस्टोव शहर से मिली लाशों से मिले नमूनों से मिलाया। फोरेंसिक जांच में ऑन्ड्रे निर्दोष साबित हुआ, लेकिन ऑन्ड्रे एक चोरी के मामले में शामिल था, इसका खुलासा हो गया और उसे 1 साल की सजा सुना दी गई। लेकिन जेल में अच्छे बर्ताव के कारण वो 3 महीने में ही रिहा हो गया। जेल से बाहर आने के बाद ऑन्ड्रे चिकोटिलो फिर से अपनी जिंदगी जीने लगा था। दिसंबर 1984 में चोरी के जुर्म की सजा काटने के बाद ऑन्ड्रे नोवोचेरकास्क की एक फैक्ट्री में काम करने लगा था। काम के सिलसिले में ऑन्ड्रे को अक्सर मॉस्को आना जाना पड़ता था। पुलिस ने हत्यारे तक पहुंचने के लिए जांच का दायरा बढ़ा दिया था। रोस्टोव पुलिस मानसिक रोगियों और पागलखानों में बंद लोगों से सख्ती से पूछताछ करने लगी। पुलिस की सख्ती से कई मानसिक रोगियों ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन इससे मामला सुलझने के बजाय और उलझ गया। कमाल की बात यह थी कि इस जांच ने 1000 अनसुलझे मामलों को सुलझा दिया था। पुलिस की छानबीन और कड़ी पूछताछ से चोरी, लूटपाट और हत्याओं के दूसरे मामलों में शामिल अपराधियों ने अपने गुनाह कबूल कर लिए थे। लेकिन रशिया का सबसे बड़ा हत्यारा गिरफ्त से दूर था। इस मिस्ट्री को सुलझने में अभी लंबा वक्त लगने वाला था। सितंबर 1984 में रोस्टोव शहर में आइरीना लुचिंस्काया के बाद पुलिस को कोई दूसरी लाश नहीं मिली, जबकि दूसरी तरफ रोस्टोव जांच अधिकारियों को यकीन था कि कातिल ने अपना ठिकाना बदल लिया है। रोस्टोव पुलिस ने रूस के सभी पुलिस महकमों को कातिल के कत्ल करने के तरीकों और लाशों पर खास तरह के निशानों के बारे में जानकारी दे दी, लेकिन दूसरी जगहों से भी अनजान कातिल का कोई सुराग नहीं मिल पाया था। इसी बीच 6 महीने की शांति के बाद कातिल के अंदर का शैतान फिर से जाग उठा। 31 जुलाई 1985 को नटालिया पोक्लिस्टोवा नाम की एक और लड़की के कत्ल की खबर आई। अठहत्तर में शुरू हुआ खूनी खेल 12 साल तक बेखौफ चलता रहा। पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके इस कातिल को बूचर ऑफ रोस्टोव भी कहा जाने लगा था। शाक्ति और रोस्टोव में इस कातिल ने कई मासूम बच्चों और जवान औरतों को अपना शिकार बनाया था। 1990 तक जांच किसी मुकाम पर नहीं पहुंची थी और पुलिस की लापरवाही से एक बेगुनाह भी फांसी पर चढ़ चुका था। पुलिस को हत्यारे तक पहुंचने के लिए एक क्लू चाहिए था, इसलिए पुलिस ने साइकेट्रिस्ट अलेक्जेंडर बुखानोवस्की की मदद ली। साइकेट्रिस्ट ने कातिल के दिमाग का खाका तैयार किया। 22 दिसंबर 1988 की सुबह रूस के शाक्ति इलाके से 9 साल की येलेना जाकोतनोवा स्कूल से अचानक गायब हो गई थी। 2 दिन बाद येलेना की लाश नदी के किनारे मिली। ऑन्ड्रे चिकाटिलो उसी स्कूल में टीचर था जहां से येलेना गायब हुई थी। एक चश्मदीद ने येलेना को आखिरी बार ऑन्ड्रे के साथ जाते हुए देखा था।
लेकिन पुलिस ने सबूतों को आधार बनाकर अलेक्जेंडर क्रेवचेंको नाम के एक शख्स को धर दबोचा। पुलिस ने शुरुआती जांच में यह साबित कर दिया कि येलेना के कत्ल में क्रेवचेंको ही शामिल था। सबूतों और सुराग के आधार पर 1983 में अलेक्जेंडर क्रेवचेंको को फांसी दे दी गई। उन्नीस में शुरू हुआ खूनी खेल 12 साल तक बेखौफ चलता रहा। पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके इस कातिल को बूचर ऑफ रोस्टोव भी कहा जाने लगा था। शाख्ती और रोस्टोव में इस कातिल ने कई मासूम बच्चों और जवान औरतों को अपना शिकार बनाया था। 1990 तक जांच किसी मुकाम पर नहीं पहुंची थी और पुलिस की लापरवाही से एक बेगुनाह भी फांसी पर चढ़ चुका था। पुलिस को हत्यारे तक पहुंचने के लिए एक क्लू चाहिए था, इसलिए पुलिस ने साइकेट्रिस्ट अलेक्जेंडर बुखानोव्स्की की मदद ली। साइकेट्रिस्ट ने कातिल के दिमाग का खाका तैयार किया। साइकेट्रिस्ट ने पुलिस को बताया कि कातिल मानसिक रूप से बीमार है। उसकी उम्र 40 से 50 साल के बीच है। काम के सिलसिले में वो अक्सर शहर में घूमता होगा। साथ ही कातिल एक सेडिस्ट भी हो सकता है। ये जानकारी ऑन्ड्रे चिकाटिलो से मेल खा रही थी, लेकिन ऑन्ड्रे चिकाटिलो पहले भी पुलिस के शिकंजे में आने से बच चुका था। Bukhanovsky said that the criminal was unsociable, that he was very ill. He stressed sexual perversions. He said the criminal could either be living on his own or with a wife, but he didn't have a sexual relationship with her. कातिल को पकड़ने के लिए एक बड़ी योजना बनाई गई। सभी रेलवे स्टेशनों और बस स्टॉप्स के आसपास पुलिस को तैनात कर दिया गया। अब कातिल की एक गलती उस पर भारी पड़ने वाली थी। हर अनजान शख्स को शक की निगाह से देखा जा रहा था और पुलिस की ये योजना काम भी आई। 6 नवंबर 1990 डॉनलेस्कोज स्टेशन। डॉनलेस्कोज स्टेशन के पास एक डिटेक्टिव ने रेलवे स्टेशन के किनारे सुनसान जगह पर एक आदमी को झाड़ियों से बाहर आते हुए देखा। उस आदमी के गाल पर खून के निशान थे और उसकी एक उंगली पर गहरा घाव था। डिटेक्टिव ने उस आदमी से पूछताछ की और उसका पूरा ब्यौरा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दिया। झाड़ियों से निकलकर बाहर आया ये शख्स ऑन्ड्रे चिकाटिलो ही था। घटना के 24 घंटे बाद ही पुलिस को झाड़ियों के पास से 22 साल की स्वेटलाना कोरोस्टिक की लाश मिली। स्वेटलाना का रेप करने के बाद उसके शरीर को काटा गया था। पुलिस ने लाश मिलने के बाद चिकाटिलो की तलाश शुरू कर दी। According to the policeman who was watching him, the suspect washed his shoes and cleaned his coat. The policeman in civilian clothes asked him to show his papers. शक के आधार पर 22 नवंबर 1990 को पुलिस ने चिकाटिलो को एक कैफे से बाहर निकलते वक्त गिरफ्तार कर लिया। स्वेतलाना की लाश मिलने के 15 दिन बाद ऑन्ड्रे चिकाटिलो को गिरफ्तार किया गया। जहां से लाश मिली थी उसके पास ही आखिरी बार चिकाटिलो को देखा गया था। पुलिस ने कड़ी पूछताछ की और चिकाटिलो से सच जानने की कोशिश की, लेकिन आखिर तक चिकाटिलो इस घटना से अपने आप को अनजान ही बताता रहा। इससे पहले भी 2 बार चिकाटिलो पुलिस महकमे को चकमा दे चुका था। लेकिन पुलिस मान रही थी कि हत्या के पीछे इसी शख्स का हाथ है, पर चिकाटिलो चुप था। रूसी कानून के मुताबिक अगर 10 दिनों के अंदर पुलिस ऑन्ड्रे चिकाटिलो पर अपराध साबित नहीं कर पाती तो वो एक बार फिर से रिहा हो जाता। लेकिन इस बार रूस की पुलिस ने बिना समय बर्बाद किए साइकेट्रिस्ट अलेक्जेंडर बुखानोव्स्की से मदद मांगी।
Моя задача I explained I wasn't his enemy, although not a defender either. In the medical language, there are no words like guilty and wrong. в моем языке I нет. wasn't his judge, but just a doctor. Я не судья, я не... अपराधी के मनोविज्ञान को समझना एक कला है। अगर आप किसी के व्यवहार को और उसकी भावनाओं को समझने लगें तो मन की गहराइयों में छुपे राज एक एक कर बाहर आने लगते हैं। चिकाटिलो के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। साइकेट्रिस्ट से बात करते वक्त चिकाटिलो ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए, जिन्हें जानकर पूरा पुलिस महकमा हैरान था। इसके बाद शुरू हुई पुलिस की पूछताछ और फिर चिकाटिलो ने अपने हैवानियत भरे कारनामे का काला सच सबके सामने दोहरा दिया। जेल में चिकाटिलो को एक पुतला दिया गया, जिस पर चिकाटिलो ने कत्ल करने का अपना तरीका पुलिस के सामने दोहराया। चिकाटिलो ने पुलिस को अपनी मोडस ऑपरेंडी के साथ ही कत्ल किए गए लोगों की जानकारी भी दी। इस कातिल ने पुलिस के सामने 40 हत्याओं का जुर्म कबूल कर लिया था। ऑन्ड्रे ने पुलिस को बताया कि हत्याएं करने से उसे सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन मिलती थी और यही वजह थी कि वो एक के बाद एक हत्याएं करता चला गया। In his confessions, he says he enjoyed their cries, he enjoyed the blood, and he enjoyed their pain. Well, he's obviously a sexual sadist. चिकाटिलो की जानकारी के आधार पर ही 7 दिसंबर 1990 को पुलिस को शहर के बाहर 10 साल के एक लड़के की लाश मिली। चिकाटिलो ने उसकी हत्या कर उसे जमीन में गाड़ दिया था। चिकाटिलो की बताई हुई जगहों से पुलिस को लाश के कई सड़े हुए टुकड़े भी मिले। चिकाटिलो भी उस वक्त पुलिस के साथ था, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन तक न थी। What would cause a person to slip over that line and become a serial offender of any kind? 12 साल में 52 हत्याएं। रूस के मीडिया ने इस कातिल को बुचर ऑफ रोस्टोव और रेड रिपर किलर का नाम दे दिया था। 14 अप्रैल 1992 को चिकाटिलो को कोर्ट में पेश किया गया। कत्ल हुए लोगों के परिवार वालों में गुस्सा था। इस गुस्से की वजह से चिकाटिलो को एक पिंजरे में रखा गया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही चिकाटिलो ने अपने कत्ल करने की वजह को सही ठहराते हुए जज के सामने अपनी पैंट तक उतार दी। He was in a large iron cage in the courtroom. The cage was to protect him from the rage of the parents of the victims. Учитывая чудовищные злодеяния, что он творил, судебная коллегия не может не назначить ему единственное наказание, которое он заслуживает, исключительную меру наказания, и приговаривает его к смертной казни. 14 अक्टूबर 1992 को चिकाटिलो को 52 हत्याओं का दोषी ठहराया गया। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि 1978 में 9 साल की येलेना के हत्या के आरोप में जिस अलेक्जेंडर केरावचेंको को सजाए मौत दी गई थी वो बेगुनाह था, क्योंकि चिकाटिलो ने येलेना की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था। मौत की इस सजा के खिलाफ चिकाटिलो ने रशियन सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। 1993 में इस याचिका को खारिज कर दिया गया। इसके बाद चिकाटिलो ने राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन से माफी मांगी, लेकिन 4 जनवरी 1994 को इसे भी खारिज कर दिया गया। 14 फरवरी 1994 को ऑन्ड्रे चिकाटिलो को एक गन शॉट के साथ मौत की सजा दे दी गई। चिकाटिलो ने सजाए मौत से बचने के लिए सरकार से गुहार भी की और नाटक भी किए। चिकाटिलो ने अपने आप को पागल साबित करने की कोशिश भी की। चिकाटिलो की इस कातिल सोच के पीछे उसका बचपन छिपा था।
उसका अकेलापन, जिस वजह से वो एक कातिल बन गया था। ऑन्ड्रे चिकाटिलो के पैदा होने के वक्त यूक्रेन में अकाल था। चिकाटिलो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उस दौर में जर्मनी और रूस जंग के मैदान में आमने सामने थे। चिकाटिलो के पिता को जंग पर भेज दिया गया था, जहां उन्हें बंदी बना लिया गया। वापस लौटने पर लोगों ने चिकाटिलो के पिता को कायर कहकर अपमानित किया और चिकाटिलो को कायर का बेटा कहा जाने लगा। जबकि दूसरी तरफ उसकी मां का व्यवहार बहुत ही सख्त था। इन सभी घटनाओं का प्रभाव चिकाटिलो के मन पर इस कदर पड़ा कि उसका आत्मविश्वास खत्म होने लगा था। युवा चिकाटिलो महिलाओं से बात करने में असहज था। उसने खुद को अकेलेपन के अंधेरे में कैद कर लिया था। चिकाटिलो की बहन ने चिकाटिलो की शादी अपनी एक दोस्त से करवाई। शादीशुदा जिंदगी अच्छी न होने के बावजूद चिकाटिलो 2 बच्चों का बाप भी बना। जिंदगी ठीक गुजर रही थी। 1971 में चिकाटिलो को एक स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई थी, लेकिन बच्चों के साथ गलत व्यवहार की शिकायतें मिलने के कारण उसे बार-बार स्कूल बदलने पड़े। 1978 में चिकाटिलो ने 9 साल की येलेना को अपनी सनक का शिकार बनाया और फिर यहीं से शुरू हो गया उसकी सनक का सिलसिला। कातिल को कानून और पुलिस का डर नहीं था, इसलिए वो शातिर तरीके से बेखौफ होकर कत्ल करता रहा। उसकी सनक और पागलपन ने उसे इतना बड़ा सीरियल किलर बना दिया था। चिकाटिलो रूस के इतिहास का सबसे बड़ा कातिल साबित हुआ। 12 साल तक हैवानियत और दरिंदगी करने के बाद उसका राज खुला और हत्याओं का सिलसिला हमेशा के लिए थम गया। पुलिस महकमे ने शुरुआत में लापरवाही ना की होती तो यकीनन इतनी हत्याएं भी ना होती। अगले एपिसोड में देखिए, एक अस्पताल में बच्चों की मौत के पीछे था किसका हाथ? क्या था सच वार्ड नंबर 4 में हो रही मौतों का?